नमस्कार, आपका स्वागत है कुरुक्षेत्र में और मैं हूं आपके साथ स्वाति श्रीवास्तव। बड़ी मेहनत से एक व्यक्ति अपने आशियाने को तैयार करता है, पाई पाई जोड़कर इंसान अपना आशियाना बनाता है। लेकिन अगर उसी आशियाने पर किसी की बुरी नज़र लग जाए तो फिर क्या कहा जाए। जी हाँ, एक ऐसी ही घटना उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुई है और ये पूरा जो मामला है दरअसल यजदार बिल्डर से जुड़ा हुआ है, जहां पर सुबह से ही कार्रवाई चल रही है। विकास प्राधिकरण के कुछ लोग यजदान अपार्टमेंट की अवैध बिल्डिंग को गिराने के लिए पहुंचे। हालांकि इस खबर से जुड़ी जो अपडेट है वो भी हम आपको बता रहे हैं कि जब ये तमाम कार्रवाइयां शुरू हुई उसके बाद फिलहाल इसे फौरी तौर पर रोकने का जो आदेश है वो भी सामने आ चुका है। लेकिन बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के जो वासी हैं ट्विन टावर जैसी तमाम घटनाओं को देख चुके हैं। लेवाना जैसे बड़े अग्निकांड यहाँ हो चुके हैं और एलडीए की अगर बात करें तो भ्रष्टाचार की गंगा नहीं बल्कि समुद्र में डूबे हैं यहाँ के अधिकारी। और अब आज जिस तरह की घटना हुई है, तमाम ऐसे आवंटियों को फ्लैट आवंटित किए गए, कुछ परिवारों ने तो कब्जा भी उनको मिल चुका था। लेकिन बड़ी बात यह है कि अधिकारी सोए रहे एलडीए के और 8 साल तक किसी के संज्ञान में ये पूरा मामला नहीं रहा और एलडीए इंजीनियर्स की बड़ी लापरवाही के चलते आवंटियों को लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। दरअसल सरकारी अफसरों और इंजीनियर्स की लापरवाही को बयां करती नजूल की जमीन पर बनी यजदान की अवैध बिल्डिंग पर प्रशासन ने हथौड़ा चलाना शुरू कर दिया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये तर्क आखिरकार स्वीकार कैसे किया जाए, क्योंकि जो तमाम चीजें थी, जो तमाम नियम कानून थे, जो मानक थे, क्या उन चीजों का उस वक्त ध्यान अधिकारियों ने नहीं रखा? क्या कुंभकर्णीय नींद में सोए हुए थे अधिकारी? और नजूल की जमीन पर 6 मंजिला इमारत आखिरकार खड़ी कैसे कर ली गई, किसकी शय पर, यह सवाल है। जब इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी, 8 साल जैसा लंबा वक्त लगा तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और जो अधिकारी इस पर कहानी को बयां कर रहे हैं उस पर भी बहुत सारे सवाल हैं। हमने पैसा 50-50 लाख रुपया दे दिया 40-50 लोगों ने, तो ये बिल्डिंग किसकी हो गई? आम जनता की। और जनता का समाधान कुछ नहीं किया जा रहा है। इसको बिल्डिंग को गिराने से क्या लाभ है? इसको फ्री होल्ड कर दे, पैसा जमा कर, हम लोग फिर चंदा दे के करने को रोज यहाँ आके पूरे दिन बैठते हैं हम लोग की भैया कुछ तो करो हम लोग के लिए। भाई हम लोग की पूरी, मेरे तो पापा भी नहीं है, हम लोग की पूरी कमाई यहाँ लगी, मम्मी बाहर नौकरी कर रही हैं, हम दोनों सिर्फ यहाँ आके पूरे दिन बैठ रहे हैं। बताइए कौन है हम लोग के लिए? नोटिस नहीं, कोई नोटिस नहीं, कुछ नोटिस नहीं, कुछ भी नहीं। हम लोग की रजिस्ट्री है, रेरा प्रूफ देखा हमने जब खरीदते वक्त। कुछ नहीं, मेरे हस्बैंड की 2020 में डेथ हो गई कोविड से, जो उनको पैसा मिला उसी से हमने ये खरीदा। अरे तो भाई ओहो, मेरी बात सुनिए, अब अधिकारी इसमें डिसाइड करेंगे ना, हमें निकल लीजिए, हमें नहीं आइडिया है ना। की बातें आपने सुनी, बायर्स की बातें आपने सुनी, कितना परेशान है जो बायर्स हैं, जो आवंटी हैं, वो कितने परेशान हैं। और देखिए रिएक्शन एलडीए के जो कुछ लोग हैं उनका रिएक्शन क्या आया है। उनके लोग कहते हैं कि उन्हें तो कुछ मालूम नहीं, लेकिन बड़ी बात यह है बुलडोजर चलना शुरू हो गया है, लोगों के ख्वाब टूट रहे हैं, लोगों के आशियाने टूट जाएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि इतना सब कुछ होता रहा, लेकिन उसके बाद भी एलडीए के अधिकारी कहाँ थे? और बड़ी बात यह है कि 36 बायर्स नहीं है, 36 परिवार ऐसे हैं जिनकी गाढ़ी कमाई भ्रष्टाचार के सागर में डूब चुकी है। और सब कुछ बिना किसी मिलीभगत के बगैर संभव नहीं है, क्योंकि जो कार्रवाई हो रही है, इन कार्रवाइयों का तर्क नहीं दिया जा सकता। इन कार्रवाइयों से भ्रष्टाचार को ढका नहीं जा सकता, क्योंकि भ्रष्टाचार की परतें इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं कि एक एक करके भी इन परतों को निकाला नहीं जा सकता। कह सकते हैं कि एलडीए का एक एक अंश इस वक्त भ्रष्टाचार में डूबा हुआ। हालांकि तमाम खबरें इससे जुड़ी हुई आपको दिखाते हैं, लेकिन उसके बाद भी एलडीए के जो अधिकारी हैं इन तमाम कारनामों से बाज नहीं आते। और पूरे उत्तर प्रदेश में इस वक्त बिल्डर्स का बोलबाला है। कहीं ना कहीं इस पर लगाम लगाने की जरूरत है, क्योंकि बिल्डर्स के बोलबाले के चलते बहुत सारे फ्लैट्स उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में खड़े हो रहे हैं और इनकी खरीद फरोख्त का काम भी लगातार चल रहा है।
और शहर में देखिए मोटा मुनाफा कमाने के चक्कर में कुछ बिल्डर्स और प्रॉपर्टी डीलर्स ग्राहकों को गुमराह करके ऐसे फ्लैट्स बेच देते हैं और जब आवंटियों का पैसा इसमें लग जाता है, पूरा वेस्ट हो जाता है, उसके बाद प्राधिकरण इन पर चाबुक चलाता है और कहता है कि ये अवैध है। लेकिन बड़ी बात यह है कि बिना प्राधिकरण के नक्शा भी नहीं पास करवाया जा सकता, तो सारी चीजें कैसे हो सकती है। और बायर्स की परेशानियों को समझ पाना बेहद मुश्किल है। और कफील हमारे साथ मौजूद हैं, इस पर और ज्यादा बातचीत करेंगे कफील से। कफील, ये बताइए कि सबसे बड़ी बात ये है कि इंसान पाई पाई जोड़ता है अपने आशियाने को बनाने में, और जब उसको पता चलता है ये अवैध है तो क्या गुजरती होगी। लेकिन बड़ी बात यह है कफील, देखिए कि 8 साल से लंबा वक्त लग चुका है और 8 साल तक ये अधिकारी नींद से जागे ही नहीं, सोते रहे। और जब 1 सेकंड में तमाम चीजें हो गई, उसके बाद अधिकारी कहते हैं कि इसे गिरा दो। बिल्कुल, देखिए इसमें कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ी लापरवाही है और जो मिलीभगत है वो एलडीए की सामने आ रही है, क्योंकि इतना बड़ा फ्लैट कैसे यहाँ पर बन गया जब ये अवैध था, कैसे इसको अप्रूव कर दिया गया, कैसे इसमें 5 मंजिला इमारत बन गई, 42 फ्लैट बन गए और फ्लैट बेचे भी जा चुके हैं। तो इसमें सबसे बड़ी जो लापरवाही है और मिलीभगत है वो कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार विभाग हैं उनकी है। आज सुबह से बायर्स यहाँ पर खड़े हैं, परेशान हैं। इसमें जो पिस रहे हैं वो बायर्स हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी मोटी कमाई, जो जीवन की जमा पूंजी थी, वो इस फ्लैट में लगा दी थी। एक फ्लैट कम से कम 50 से 60 लाख के बीच का था, उसको उन्होंने यहाँ पर लगाया और फ्लैट खरीदा। उसके बाद जब उन्हें पता चलता है कि ये इमारत पूरी अवैध है, इसको तोड़ा जाएगा, इसको जमींदोज करा जाएगा, तो उसके बाद से बायर्स काफ़ी परेशान हैं। इसी को लेकर आज हाईकोर्ट भी गए थे। हालांकि अभी तक यहाँ पर कोई स्टे की कॉपी नहीं आई है। बायर्स का कहना है कि स्टे हो गया है, जो एलडीए है वो अपने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी रखे हुआ है। लेकिन तमाम बायर्स यहाँ पर पहुंचे थे। कार्रवाई है जो डिमोलिशमेंट हो रहा था फिलहाल रुका नहीं, क्योंकि ये अपडेट निकलकर सामने आ रही थी कि कुछ स्टे लगा हुआ है। इस पर कुछ स्पष्ट करें कफील। बिल्कुल देखिए जो बायर्स कोर्ट में थे, कोर्ट से कुछ बायर्स यहाँ पर पहुँचे, उन्होंने यहाँ पर काम रुकवाने की कोशिश की। उनका कहना था कि कोर्ट से उनको स्टे मिल गया है तो काम रोका जाए। लेकिन जो यहाँ पर पुलिस अधिकारी थे उनका साफ कहना था वो कुछ नहीं जानते, जब तक एलडीए की तरफ से रोकने का परमिशन नहीं दी जाएगी तो वो काम चलता रहेगा। तो जो यहाँ पे बायर्स थे उनका कहना था कि स्टे कॉपी कुछ देर में आ जाएगी। हालांकि जो अधिकारी हैं वो कागज़ पे चलते हैं। उनका कहना है कि जब तक यहाँ पर स्टे की कॉपी नहीं आती है, उनको आदेश कॉपी नहीं मिल जाती है, तब तक जो कार्रवाई है वो चलती रहेगी। फिलहाल अभी ठीक है, कुछ सेकंड पहले आपको दिखाना चाहेंगे, बिल्डिंग में यहाँ पर काम चल रहा था। अब जो मजदूर हैं उन्हें हटा दिया गया। जो मजदूर हैं वो बाहर भी आ गए हैं, अपना जो सामान है उसको लेकर अब मजदूर हट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई थी उसको भी रुकवा दिया गया है। मजदूर अब फ्लैट से नीचे उतर रहे हैं और जो ऊपर तोड़ा जा रहा था फ्लैट को, वो अब काम रुक गया है। तमाम बायर भी यहाँ पर थे। फिलहाल पुलिस ने उनको लॉ एंड ऑर्डर। कफील, बड़ा सवाल ये है कि जो तर्क दे रहा है वो उसे स्वीकार हम कैसे करें, जब इतनी बड़ी बिल्डिंग बना दी गई, 8 साल लग गए, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई प्राधिकरण की तरफ से। कफील, ये सवाल मेरा आपसे है, इस सवाल के साथ मैं वापस लौटूंगी कफील। और हमारे साथ और लोग भी, तमाम जो मेहमान इस खबर पर जुड़ चुके हैं, मैं रुख करूंगी मेहमानों का, इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अवनीश त्यागी जी हैं बीजेपी से, कपिल श्रीवास्तव जी हैं समाजवादी पार्टी से, अंशु अवस्थी जी हैं कांग्रेस से, और कफील हमारे साथ मौजूद है। कफील, आप अपनी बात को पूरा भी कर सकते हैं अभी। बिल्कुल, देखिए इतना बड़ा फ्लैट इतनी घनी आबादी में, पॉश इलाके में बन गया
और इसमें जब फ्लैट बन के तैयार हो गया, उसका आवंटन भी हो गया, लोगों को बेचा जा चुका था फ्लैट। कुल 42 फ्लैट थे, उसमें से जो 36 फ्लैट हैं वो बेचे जा चुके थे। उसके बाद एलडीए के अधिकारियों को पता चलता है कि ये पूरी इमारत अवैध है, तो वो नोटिस भेजती है, उसकी कार्रवाई करना शुरू करती है और ध्वस्तीकरण का आदेश दे देती है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि उस वक्त वो अधिकारी कहाँ थे जब ये इमारत बन रही थी, और अगर ये अवैध थी, नजूल की जमीन पे थी, तो कैसे इसको अप्रूव कर दिया गया? इतनी बड़ी इमारत कैसे खड़ी हो गई? तो इसमें सबसे बड़ी जो लापरवाही है, जो मिली भगत है, वो एलडीए के अधिकारियों की है। जिस तरह से ये फ्लैट खड़ा हुआ और उसके बाद फिर ध्वस्तीकरण का आदेश दिया गया, तो ये जो एलडीए के अधिकारी हैं उनकी मिली भगत से हुआ। जो बायर्स हैं उनका भी आरोप यही है कि अगर ये अवैध था तो ये फ्लैट बन कैसे गया और बिक कैसे गया? अब ये क्यों तोड़ा जा रहा है? उन्होंने तो अपनी मेहनत की कमाई लगा दी इसमें। आप बने रहिए लगातार हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। बीजेपी से अवनीश त्यागी मेरे साथ जुड़े हुए। अवनीश त्यागी जी, बड़ा सवाल ये है, सारी चीज़ें, सारे सवाल आपने सुने होंगे, लेकिन बड़ी बात यह है, ट्विन टावर जैसी ऐतिहासिक घटनाएं उत्तर प्रदेश में हम लोग देख चुके हैं, उसके बाद भी उत्तर प्रदेश पे ऐसे बायर्स का बोलबाला है। और बड़ी बात यह है कि एलडीए के जो अधिकारी हैं, जो पूरा एलडीए है, भ्रष्टाचार की गंगा नहीं पूरे समुद्र में डूब चुका है। क्या कहेंगे, लगाम क्यों नहीं ऐसे लोगों पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जब से शासन आया है तभी से भ्रष्टाचार पे, अपराधियों पे, माफियाओं पे, गुंडों पे, दबंगों पे शिकंजा कसना शुरू हुआ है। इससे पहले ऐसी कार्रवाइयां नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से भ्रष्टाचारियों को, ये जो शोषण करते हैं, इन लोगों पे शिकंजा कसना शुरू करा, उसी का नतीजा है कि इस तरह के जो भ्रष्टाचार के हटते हैं, कार्रवाइयां हो रही। उन आवंटियों की क्या गलती थी जिन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई का एक पैसा लगा दिया इन फ्लैट्स पर? देखिए, मैं बता रहा हूँ ना कि भ्रष्टाचार का अगर कोई मकबरा बनेगा तो उस पर कार्रवाइयां होंगी। भ्रष्टाचारियों का साथ देना भी अपराध हो गया। उन्होंने धोखे से उसके चक्कर में उनको नुकसान उठाना पड़ रहा है, पर भ्रष्टाचार का जो करने वाले थे उन पे भी कार्रवाइयां हो रही हैं। 8 साल तक एलडीए को ये भ्रष्टाचार नजर नहीं आया। 8 साल हो गए। इस इमारत को खड़ा करने में बहुत लंबा वक्त होता है। मेरी बात सुनिए ना, अवनीश जी, बड़ी बात होती है 8 साल जब से आई है जी, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इस तरह के भ्रष्टाचारियों को और इस तरह के गलत काम करने वालों को तलाश करके, चिन्हित करके, पूरी तरह जांच करके उन पे कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू हो चुका है। आप ही ने बताया वो नोएडा वाली जो ऐतिहासिक घटना है, उसमें कार्रवाई ऐसी ऐतिहासिक हुई है, कभी नहीं हुई। ये भी हुई है और भी इस तरह की लगातार जारी है, जो अवैध कब्जे करके, अवैध कार्य। फिलहाल तो स्टे के ऑर्डर भी आ चुके हैं। अवनीश जी, ऐसी भी जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता कफील। देखिए, वो न्यायपालिका का काम है, परंतु ये बिल्कुल जान लेना चाहिए कि जो अपराध करने वाला है, जो भ्रष्टाचार करने वाला है, जो अवैध कब्जे करने वाला है, वो किसी हालत में बच नहीं पाएगा, उनकी मदद करने वाले भी नहीं बच पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर एक रिएक्शन में कांग्रेस नेता अंशु अवस्थी जी का भी ले लेती हूँ। अंशु अवस्थी जी, आपके हिसाब से कार्रवाई जो कर रहा है विकास प्राधिकरण, लेकिन उन बायर्स के बारे में शायद किसी ने सोचा नहीं। देखिए, सबसे पहले तो ये एक राजनीतिक मुद्दा से ज्यादा इसमें 2 विषय महत्वपूर्ण है। तो इसका मानवीय जो पहलू है, मानवीय दृष्टिकोण है, अब उसे अपनाने की जरूरत है। देखिए, कोई भी कानून जो बनता है उसका उद्देश्य यही है कि जो लोग हैं उनके हित में। तो आज की जो परिस्थिति है उसमें सबसे आवश्यक है कि जो वहां पर लोग रह रहे हैं उनके प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है, और ऐसा कई बार हुआ भी, कई सारे मामलों में ऐसा हुआ है। लेकिन आप अगर ये देखें, ये समस्या क्यों पैदा हुई, जैसा कि आपने अवनीश त्यागी जी से सवाल किया तो उन्होंने इधर और उधर की बात की, तो उसका कारण यही है कि आपसी सामंजस्य नहीं है, आपस में कोई भी कम्युनिकेशन नहीं। और ये सिर्फ एलडीए या दूसरे विभागों के स्तर पर नहीं है, ये सरकार के स्तर पर भी। अगर ऐसा ना होता तो 200 से ज्यादा विधायक विधानसभा में धरने पर नहीं बैठते, मुख्यमंत्री जी को हटाने की मांग नहीं करते। आप याद करिए, दिनेश खटीक जी ने जब इस्तीफा अपना भेजा था तो क्या लिखा था उन्होंने कि भेदभाव हो रहा, हमारी सुनी नहीं जा रही, हमारी कोई सुन नहीं रहा है। सुन लीजिए अवनीश त्यागी जी, सुन लीजिए। देखिए, मंत्री ने क्या कहा था कि हमारी कोई सुनी नहीं जा रही है, हमारी कोई सुन नहीं रहा है, कोई भी दलितों के प्रति सम्मान नहीं है, मुख्यमंत्री जी मिलते नहीं। इससे पहले भी कई सांसद इस तरीके की बातें कर चुके हैं। तो ये सारी चीजें देखिए, ये कहाँ साल बाद
सर मैं आपसे अंशु अवस्थी अब वो जो भ्रष्टाचारियों और अपराधियों को संरक्षण देते थे, ठीक है अवनीश जी आपका एक रिएक्शन लेंगे, अंशु जी को बोल लेने दीजिए बात, फिर उसके बाद कपीश जी बोलेंगे, फिर मैं आपके पास आऊंगी, काउंटर चुप हो जाओ कीजिए, आप आइएगा इससे पहले भी बोलते कंप्लीट कीजिए अंशु जी। ठीक है अवनीश जी आ रही हूँ आपके पास, अंशु जी कंप्लीट कीजिए। बताएंगे हमें, आप चुप रहिए, आप बोल रहे थे मैं सुन रहा था, अब बात सुनिए आप। तो सवाल ये है कि सरकारी स्तर पर जो सामंजस्य की कमी है, जब सरकार के स्तर पर सामंजस्य की कमी है, विधायकों की नहीं सुनी जा रही, सांसदों की नहीं सुनी जा रही, मंत्रियों की नहीं सुनी जा रही, और अभी आपने देखा कि ट्रांसफर उद्योग कैसे चला है, तो ये सब भ्रष्टाचार का अंग है। जैसे ट्रांसफर उद्योग में मुख्य सचिव और मंत्री के बीच में लट्ठम लट्ठा हो रहा था, तो उसी का परिणाम है। हम तो ये कहते हैं कि इससे पहले भी लखनऊ में अवैध इमारतें गिराएगी। मैं ये बात जिम्मेदारी से कहता हूँ कि एलडीए अगर चाह ले तो 24 घंटे के अंदर जितने भी अवैध निर्माण चल रहे हैं उनको वो रोक सकता है, लेकिन सेलेक्टिविज्म चल रहा है कि जिसको जहां से पैसा नहीं पहुंचा उसको रोकना है, जाति धर्म के आधार पर गिराना है, और जहां से पैसा पहुंच गया वो चलता रहेगा। अगर ऐसा ना, आप भी शहर में आप अपने स्टूडियो जाती होंगी अपने घर से, तो बहुत सारी इमारतें बन रही होंगी जिनका परमिशन और परमिट नहीं, तो सीधा मामला भ्रष्टाचार का है। ठीक है, सरकार ने तय कर दिया कि भैया इतना पैसा इतने महीने में आना, सीधी बात। ठीक है, अगर वो नहीं मिलेगा तो वो बिल्डिंग गिरेगी। सारी चीजें भ्रष्टाचार से पूर्ण। फिर भी मैं कहूंगा अवनीश त्यागी जी की सरकार से कि जो लोग भी इस टावर में रह रहे हैं उनके प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाए और उनको रिलीफ दिया जाए, क्योंकि जीवन में लोग हर एक बार बना पा रहे हैं। अंशु अवस्थी जी, अवनीश जी इसका जवाब आप दीजिए, उसके बाद मैं कपीश जी के पास जाऊंगी। ठीक है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं अवनीश जी? सवाल जो उठा रहे हैं सवाल का कोई मतलब नहीं है। मैंने आपसे भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी जब से आई है भ्रष्टाचारियों के कान खड़े हो गए, वो दुम दबा के भाग रहे हैं। आप बात सुनिए मेरी, अब अंशु जी बात सुनिए। भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाइयां हो रही है, भ्रष्टाचार जनता भी कार्रवाई कर रही है, सरकार भी कार्रवाई कर रही है। भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने वाले, दबंगों को, गुंडों को, माफिया को संरक्षण देने वाले, समाज में वैमनस्य फैलाने वालों को जनता भी आउट कर चुकी है। जनता ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है, सत्ता से दूर कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी को प्यार इसलिए मिला है, अभूतपूर्व प्यार मिला है, इसलिए मिला है कि भ्रष्टाचारियों पे ठोस कार्रवाई हो रही है, कानून व्यवस्था हो रही है, बेहतर से बेहतर काम हो रहा है। इसीलिए जनता के कल्याण के काम होने के कारण ही भारतीय जनता पार्टी दोबारा शासन में आई है। जो सत्ता में नहीं आए हैं, जो 3 दशकों से ज्यादा से सत्ता में नहीं आ पाए, वो अपने गिरहबान में झांके कि जनता ने उसको क्यों नकारा, जनता ने क्यों उनको बाहर कर दिया है, जनता उनको माफ नहीं कर रही है। उनके कारनामे ऐसे थे कि जनता उनको आज तक नहीं बर्दाश्त कर रही है। उत्तर प्रदेश की जनता ने, भारतीय जनता कि 8 साल तक ये प्राधिकरण क्यों सोता रहा, सवाल ये है। इसीलिए बना है। मत करिए इस पूरे मामले पर। कपीश हमारे साथ जुड़े हैं समाजवादी पार्टी से, कपीश श्रीवास्तव जी, इस पर एक रिएक्शन आपका। सर सवाल ये है कि 8 साल तक प्राधिकरण को ये भ्रष्टाचार नहीं दिखा, अचानक से एक दिन में भ्रष्टाचार दिख गया। कपीश जी सवाल आपसे, कपीश जी। ठीक है, अवनीश जी आ रही हूँ आपके पास, सबको एक एक मौका दीजिए। साल बाद कोई सरकार अवनीश जी आ रही हूँ आपके पास मैं आ रही हूँ। कपीश जी से एक रिएक्शन लीजिए, कपीश जी। देखिए, सबसे पहली चीज तो हम ये कहेंगे कि आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार अपने ही मंत्रियों की नहीं सुनती और अपने ही विधायकों की नहीं सुनती। एक तरफा बिजनेस चल रहा है भ्रष्टाचार का, किसके थ्रू? तो सब प्रशासनिक अधिकारियों के थ्रू। और यही हकीकत है। ट्रांसफर और पोस्टिंग में आपने देखा होगा अद्वितीय रूप से भ्रष्टाचार सामने आया। जिंदा लोगों को, मरे हुए लोगों को जिंदा कर दिया गया, उनकी नियुक्ति हो गई, उनकी पोस्टिंग हो गई, उनका ट्रांसफर हो गया। और उस पर भी जो हायर कमेटी की जांच बैठी, उसने भी 1 हफ्ता पहले जो व्यक्ति रिटायर हो गया उसको आरोपित कर दिया। अब इससे बड़ा भ्रष्टाचार कहां मिलेगा अवनीश बाबू? अब मैं दूसरी चीज कहूंगा, ये तो राम राज्य स्थापित करने वाली पार्टी थी, यही वादा किया था इन्होंने। और राम राज्य में देख लीजिए, पीपीई घोटाला, स्मार्ट मीटर घोटाला, सारे घोटाले, और एलडीए घोटाला भी आपके सामने। इससे अभी थोड़ा सा पहले आप चले, जब हजरतगंज में एक होटल जो है वो उसमें आग लगी थी, आपको याद होना चाहिए कि उसका लैंड यूज कमर्शियल में नहीं था और नक्शा पास नहीं था, और इनके समय में वो होटल बंद करके खड़ा हुआ। इसके साथ ही
आपने देखा होगा नाका हिंडोला पे जो होटल था इंटरनेशनल करके, उसके अंदर भी हुई थी। उस पर यह हुआ कि कुछ लोगों का एलडीए से नाम आया, कुछ अधिकारियों का नाम आया, कुछ इंजीनियर्स का नाम आया, ठंडे बस्ते में डाल दिया घूस लेकर के सरकार ने। मैं तो सीधी बात कह रहा हूं कि अगर एलडीए आपके हिस्सा है पिछले 6 वर्षों से, तो आप 6 वर्षों के लिए जिम्मेदार माने जाएंगे। और आप अब से तब से लेके आज तक उस पर कार्रवाई नहीं की है, और अचानक आप जब बायर्स से वो पैसा कलेक्ट कर लिया, बिल्डर बायर्स की क्या गलती थी? जो विक्रेता है उनकी क्या गलती थी? भाई उन्होंने तो पैसा दे दिया, अब आप तोड़ देंगे उनका आशियाना, तो उनको कहां बसाएंगे योगी सरकार? ये बसाने वाले लोग नहीं है, ये तोड़ फोड़ करने वाले लोग हैं। पार्टी तोड़ दो, परिवार तोड़ दो, मकान तोड़ दो, गिरजाघर तोड़ दो, मंदिर तोड़ दो, मस्जिद तोड़ दो, यही में से ये खाली तोड़ने में विश्वास करने वाले लोग हैं। अगर ये विश्वास कर रहे होते न्याय में, तो सबसे पहले नोटिस देते और एक कोर्ट केस में उनको जाने का अवसर देते, ताकि बायर्स भी अपनी बात कह सकते और साथ ही साथ जो बिल्डर है वो भी अपनी बात कहता। जिस ट्विन टावर की बात ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार का टावर हमने गिराया, माफ कीजिएगा, एफआईआर समाजवादी पार्टी ने लिखवाया था, और इतने साल ट्रायल के बाद भी आप उनको सजा नहीं करा पाए। शर्म करो, शर्म। और दूसरी बात, मेहता साहब जो उसके प्रोपराइटर है, उस कंपनी के डायरेक्टिंग मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उस कंपनी से तो आप लोगों ने कई करोड़ चंदे लिए हैं। तो अवनीश त्यागी जी, स्वीकार कीजिए कि आप भ्रष्टाचार में अव्वल नंबर पे हैं, इसीलिए 8 वर्ष में विश्व की सबसे अमीर पार्टी है। और भ्रष्टाचार का होटल खड़ा है, समाजवादी पार्टी बीजेपी सरकार पर लगा रही और कह रही है कि पहले करोड़ों लगाइए बनाने में और फिर करोड़ों गिरवाने में भी खर्च करवा दीजिए। जी अवनीश जी, कंप्लीट कीजिए सर। आप बताइए। जी आप अपनी बात, अवनीश जी आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में भ्रष्टाचार, अपराध, गुंडाराज, माफिया राज, भ्रष्टाचार, भाई भतीजा, अरे समाजवादी पार्टी के भ्रष्टाचार को छोड़िए, उस समय जनता को जो फैसला करना था कर दिया, लेकिन एक भी भ्रष्टाचार साबित नहीं हुआ है। 6 साल से आपकी सरकार चल रही है, सारी एजेंसीज आपके अधीन है। कितनों पर आपने एफआईआर किया, कितनों को आपने जेल भेजा, ये बताइए पहले। जनता का समय मत खराब कीजिए। आपको जनता ने अगर चुन के भेजा है तो भ्रष्टाचार करने के लिए नहीं भेजा है। आपको जवाब देना पड़ेगा जनता को कि राम राज्य की बात करने के बाद आपने किस तरीके से आकट भ्रष्टाचार के अंदर योगी सरकार को डुबा दिया, और कैसे आप विश्व की सबसे अमीर पार्टी बने, इसका भी राज बताइए। और ये भी राज बताइए कि देश की जीडीपी माइनस में जाती है 23, और अबानी और अडानी जो है वो 40,000 करोड़ कमाते हैं। ये आपको बताना पड़ेगा कि ये भ्रष्टाचार कैसे, कि देश गरीब हो रहा है, कम से कम दोनों लोग एक दूसरों की बातों को सुन लीजिए। दोनों लोग बोलते रहेंगे तो कैसे समझ में आ पाएगा? आपको समझ में आएगा, लोगों को समझ में आएगा। इनके साथ मैं अक्सर डिबेट पे हूँ, ये केवल उंगली उठाते हैं, लेकिन ये जवाब नहीं देते। ये सरकार में है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, लेकिन ये वर्तमान सरकार की बात नहीं करेंगे। पिछले 6 साल इनकी सरकार ने क्या किया उसका बात नहीं करेंगे। ये 70 साल का इतिहास और मुगलों का इतिहास फ्रांसीसी का भी उठा लेंगे, लेकिन अंग्रेजों का नहीं उठाएंगे। डिवाइड एंड रूल करने वाली ये पार्टी जो है, बेसिकली 8 साल का लंबा वक्त बना, जब इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो गई, कार्रवाई नहीं हुई, और एलडीए कह रहा है कि हमारे पास बिल्डिंग का नक्शा नहीं है। बिना नक्शा पास कराए इतनी बड़ी बिल्डिंग कैसे खड़ी कर ली एनडीए ने? इसकी नींव समाजवादी पार्टी के जमाने में पड़ी है, और उसको खत्म करने के लिए पूरी कानूनी कार्रवाइयां, औपचारिकताएं पूरी करने के बाद कार्रवाइयां हो रही हैं। कार्रवाइयां करने के लिए औपचारिकता पूरी करनी जरूरी होती है। वो करके उन्होंने प्रार्थना पत्र हमारे समय में दिया था, जाकर के निकलवा लीजिए। योगी सरकार ने एनडीए के अंदर प्रार्थना पत्र नक्शा पास कराने के लिए दिया था, उसके बाद हमारी सरकार चली गई, और उससे पूर्व से अगर ये बना रहे हैं कि 8 साल पहले आपकी सरकार, ये 8 साल पहले बताना पड़ेगा कि ये 6 वर्षों में क्यों नहीं गिरा। सपा की सरकार, अवनीश जी आरोप लगा रहे हैं आप पर। मैं तो कह रहा हूँ सपा की सरकार, राजधान बिल्डर्स ने एनडीए के अंदर अपने नक्शे को स्वीकृत कराने के लिए अर्जी डाली थी, और वो स्वीकृति उस समय तक नहीं हुआ था।
अगर उन्होंने बीच में देखिए, नीचे नींव भारतीय डाल रही जनता होगी पार्टी अंशु अवस्थी भी तो हमारे हमको साथ समझ में आता है कि अंशु अवस्थी बिल्डिंग नहीं दिखाई विकास प्राधिकरण की आपने बहुत सारी खबरें सुनी होगी प्रदेश में, छवि तो 6 पहले वर्षों से का ही इनको धूमिल हिसाब है, देना पड़ेगा। लेकिन ऐसे नए नए हमको जो जनता कारनामे ने सामने हिसाब आ देना जाते था हैं, हम दे लिए। उस पर विश्वास करना भी मुश्किल हो हम जाता विपक्ष है। में बैठे, ये विपक्ष एलडीए में तो लोगों बैठेंगे की क्या? सेवा करने के देखिए, लिए ये है, विपक्ष में आशियाना बैठने के देने लिए तैयार है क्या? और जब ऐसी अगर चीजें तैयार सामने है आ तो इस्तीफा जाती दे हैं दीजिए। तो फिर विश्वास कैसे करें उस कार्रवाइयां विकास होती पर हैं। जिसके प्राधिकरण बड़े बड़े लंबे चौड़े दावे करता है? आपको याद होगा, कैसे मैं विकास एक पर मिनट विश्वास किया मैं जाए? सुन- जी अंशु जी। देखिए, हम लोग तथ्यों पर बात कर लेते हैं। हाँ। भारतीय जनता पार्टी की ये उत्तर प्रदेश में इससे जो पहले की सरकार थी उस समय तत्कालीन उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने एनडीए में फैले भ्रष्टाचार को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था। यानी उसी सरकार के उप मुख्यमंत्री ने अपने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था भ्रष्टाचार को लेकर, जो एनडीए में भ्रष्टाचार फैला था। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज उसी तरीके से लोग पैर जमाए हुए हैं और कई बार रिपोर्टिंग होती, कई बार एक खबरें आती हैं। हम तो ये कहते हैं कि आप कब तक पिछली सरकारों को या कांग्रेस को दोषारोपण करेंगे? आपकी सरकार में पारदर्शिता क्यों नहीं है? साहब, गांव में थानों में जो काम 500 रुपए में होता था वो अब 5000 रुपए में हो रहा है। ये भ्रष्टाचार की हालत है। भ्रष्टाचार डबल इंजन की स्पीड से बढ़ा है। आप हमको आईना मत दिखाइए, आप खुद आईना देखिए। जो जनता ने आपको जिम्मेदारी दी थी, क्या वो पूरी कर पा रहे? नहीं कर पा रहे। जनता ने तो बदलाव कर दिया। पिछली सरकार ने भ्रष्टाचार किया था, बदलाव कर दिया, लेकिन आपकी सरकार में जो भ्रष्टाचार 10 गुना स्पीड से, डबल इंजन की स्पीड से बढ़ गया, उसका क्या होगा? आपके तो विधायक, मंत्री, उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है। अभी डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्री है जो वर्तमान में, क्या कह रहे थे? वो भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ ट्रांसफर उद्योग में? क्या हुआ उसका? उनका तो प्रमोशन हो गया। जो सड़क पर बंदर बाट का, पैसे का, लूट का, घसोट का, भ्रष्टाचार का उद्योग, ट्रांसफर उद्योग आपने चलाया, आपने गरीब आदमी का जो पैसा उसको लूटा, उसका क्या हुआ? उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, इसीलिए कह रहे हैं कि यहाँ डिबेट में बैठ के बड़ी बड़ी बातें मत करिए। मानवीय दृष्टिकोण उन लोगों पर अपनाइए और उन पर कार्रवाई करिए। उन समय के कार्यकाल के कौन से अधिकारी थे, आखिर कैसे वो बन गया, और आज भी निर्माण जारी है। हम तो ये कहते हैं कि आगे तो रोकिए, आगे भी नहीं रोक रहे, और आप चैनल पर आकर कांग्रेस को सुनाइए। साहब, हमारी जब सरकार आ जाए तो आप सवाल करिएगा, उसका जवाब देंगे। सवाल मेरे साथी को चिंता नहीं करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व संभव है। भारतीय जनता पार्टी की छोटा सा सवाल निगाह है। है। जनादेश तो आपको मिला, उनका सवाल यही है कि जनादेश तो आपको मिला, फिर सपा को, कांग्रेस को, बसपा को कब तक घेरेंगे साहब आप? नहीं, कांग्रेस को हम नहीं घेर रहे, जनता घेर रही है। हम ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नीति, नियत और कार्यक्रम और नेतृत्व की स्थिति सही है तो भारतीय जनता पार्टी को प्यार है। भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाइयां हो रही है। अरे अपने तो योगी मॉडल शासनकाल पूरे में बताइए देश कि में आपने लोकप्रिय हो एनडीए रहा पे है। कार्रवाई क्यों नहीं की? इसीलिए हो रहा है। ये बताइए मुझे। परेशानियों को भी तो समझिए। एक बात देश सुनिए ना, कि मैं फिर कह रहा हूँ, अगर गलत काम कोई करेगा, गलत को संरक्षण देगा, ठीक है, केवल सरकार ही नहीं, जनता भी उसे भी नहीं कपिल स्वीकार भी हमारे करती। साथ जुड़े हुए हैं, इसीलिए रिएक्शन गलत कपिल काम से का, ले लेते हैं। भ्रष्टाचार का कपिल, आपके पीछे और क्या हालचाल इस अपराधियों वक्त? का कपिल, और माफियाओं कपिल। का हमेशा बहिष्कार करना चाहिए। जनता जाग चुकी है, जनता ठीक उसको है। बर्दाश्त बिल्कुल, नहीं करेगी। देखिए ऐसे यहाँ राजनीतिक पर दलों जो को, काम रुका ऐसे है लोगों उसके को, बाद ऐसे से नेताओं को भारतीय जो जनता बायर्स थे प्रदेश उन्होंने की राहत जनता की ने सांस ली है। सरकार फिलहाल कर कोई दिया है और भारतीय जनता बहुत पार्टी ज्यादा को राहत कोई नहीं मिला मिली है, है बायर्स वो को, इसीलिए क्योंकि मिला है रात भर के लिए भारतीय काम जनता रोका पार्टी की गया है। नीति, जैसा कि वकील ने बताया है, पुलिस जो यहाँ पे लगी थी, फिलहाल वो अभी लगी हुई है, लेकिन जो काम ध्वस्तीकरण का चल रहा था वो रोक दिया गया है। मेरे पीछे ये जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग का आगे का हिस्सा जो था उसे ध्वस्त किया जा रहा था। इसके अलावा और भी मजदूर लगे हुए थे जो लगातार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर रहे थे। अब जो एलडीए के अधिकारी हैं वो तो यहाँ पर फिलहाल हैं, लेकिन जो ध्वस्तीकरण का काम था वो रोक दिया गया है। जो बायर्स थे उन्होंने कुछ राहत की सांस ली है। अब ज़्यादा वक्त ना होने की वजह से सुनवाई पूरी नहीं हो पाई थी कोर्ट में। अब इसको लेकर कल सुनवाई है, तब देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या आदेश आता है। बड़ा सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश जिस में तरह एक से ऐसे बिल्डर नहीं है, बल्कि ऐसे बहुत सारे बिल्डर से नाम आप भी जानते होंगे कि मोटा मुनाफा कमाने के चक्कर में कहीं ना कहीं ग्राहकों को बहुत गुमराह कर देते हैं, और ग्राहक गुमराह हो जाते हैं, पैसा लगा देते हैं और नतीजा सिफर रहता है सबके सामने। कफील,
बिल्कुल, देखिए जो बिल्डर्स हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को चपत लगाते हैं और मोटी चपत लगाते हैं। जो बायर्स होते हैं वो अपने मेहनत की कमाई फ्लैट खरीदते हैं, क्योंकि उनको बहका दिया जाता है, बता दिया जाता है सारी जगह से अप्रूव है। क्योंकि जब इतना बड़ा फ्लैट बन जाता है तो कहीं ना कहीं लोग विश्वास भी कर लेते हैं। अब जो बायर्स होते हैं वो ना ऑफिस जाते हैं सरकारी, न पता लगाते हैं, बिल्डर जो बता देता है उस हिसाब से वो रजिस्ट्री करवा लेते हैं। वो जैसा कि यहाँ यजदान बिल्डर में जो बायर्स हैं उनके साथ हुआ है, जब उन्होंने पैसा लगा दिया और फिर बिल्डिंग तोड़ने का आदेश हो गया, अब वो परेशान है। तो जो बिल्डर होते हैं वो कहीं ना कहीं जो बायर्स होते हैं उनकी तमाम उसका फ़ायदा उठाते हैं और उन्हें बेच देते हैं। इसमें जो मिली भगत होती है वो अधिकारियों की भी होती है। बिना उनकी मिली भगत के इतना बड़ा निर्माण कैसे हो जाता है? क्या अधिकारी कैसे मान लिया जाए, ये तर्क कैसे स्वीकार कर लिया जाए कि अधिकारी आंखें बंद किए रहे और ये बिल्डिंग पूरी कंप्लीट हो गई? ठीक है, कपिल के पास फिलहाल आवाज नहीं जा रही है। एक रिएक्शन कपिल श्रीवास्तव से ले लेते। कपिल जी, यही सवाल कि ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? कपिल जी, नहीं, एक सीधी सी बात है। मैं क्योंकि एक अधिवक्ता भी हूं और रेगुलराइज चीजों को जानता हूं, इसके नियम विनियम भी जानता हूं। अगर एलडीए एक विशेष एक्ट से स्थापित है और उसको ये शक्ति दी गई है कि वो विकास प्राधिकरण एक नक्शा स्वीकृत करेगा, अगर कोई नक्शा स्वीकृत नहीं है तो उस पर नक्शा स्वीकृत करे और उसके ऊपर पेनाल्टीज लगाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी बायर्स को बेच दिया गया और आपने ध्वस्तीकरण करा देना है डायरेक्ट। आप भी तो उतने ही जिम्मेदार हैं। जब वो बिल्डिंग खड़ा हो रही थी तो आपके इंजीनियर्स कहाँ थे, आपके इंस्पेक्टर्स कहाँ थे, आपका अध्यक्ष कहाँ था? तो वो तो सो रहा था तकिया लगा के उस समय, क्योंकि उसने मोटा माल दबा लिया होगा। और मैं तो इस बात को आज भी कह रहा हूं कि तोड़ना विकल्प नहीं है। विकल्प इस चीज का है कि अगर वहां पर एक बिल्डिंग खड़ी है तो उसमें सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि जो उसके नियम है उनका वो अनुपालन करते हुए उन पर शस्ति लगावे। बिल्डर के ऊपर एक शस्ति लगाइए और उसके बाद उसका स्वीकृति कीजिए। और जो थोड़ा सा मॉडिफाइड कराना हो उस अपने नक्शे के हिसाब से उसको करा लीजिए। लेकिन आप बायर्स की पूरी संपत्ति का नुकसान कर देंगे, ये तो कहीं से विधि सम्मत भी नहीं है। और ये एक मानवता के भी दृष्टिकोण से ये एक हैवानियत है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। ठीक है अवनीश जी, सवाल आपसे ही है। सवाल ये है क्या तोड़ना ही एकमात्र विकल्प है? क्योंकि ये सवाल उस वक्त से उठ रहा है जब ट्विन टावर को ध्वस्त किया जा रहा था। लोगों के बहुत सारे सवाल थे, हालांकि वो चीजें कोर्ट में थी, न्यायपालिका का आदेश था, इसलिए इस पर बहुत ज्यादा तर्क देना, बातचीत करना ठीक नहीं है। अब यही सवाल है, क्या यही विकल्प है अपने पास? सही क्या है, गलत क्या है? हाँ। लोग कोर्ट जाते हैं, कोर्ट से दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। कार्रवाइयां सरकार करती है। अगर कोई गलत काम करेगा, अगर कार्रवाइयां नहीं होंगी तो गलत कामों को हमेशा प्रोत्साहन मिलेगा। और ये प्रोत्साहन पहले मिलता रहा है पूर्ववर्ती सरकारों को। पूर्ववर्ती सरकारों ने इस तरह की परंपरा डाल दी थी, इसलिए भ्रष्टाचारियों को और उनके संरक्षण देने वालों को। ये बताइए कि आपके अंदर मानवता जिंदा है या मार दिया? अगर कोई गलत काम करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, अवैध काम करेगा, अवैध कब्जे करेगा, उन पे कार्रवाइयां होगी, उनका समर्थन देने वालों पे कार्रवाइयां होगी। उस पूरे मामले में लिप्त अधिकारियों और कर्मचारियों। अरे तो कार्रवाई बिल्डिंग पे क्यों कर रहे हैं भाई? कार्रवाई व्यक्ति पे कीजिए, जेल भेजिए और बिल्डर्स के ऊपर शस्ति लगाइए, उसका रेगुलराइज कीजिए, अधिकारियों पर कार्रवाई। कभी नियम कानून पढ़े? अंशु जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। अंशु जी पहले करोड़ों लगा दीजिए और उसके बाद करोड़ों को मिटा दीजिए बिल्डिंग्स को गिराकर। अंशु जी नहीं, इसमें आपकी बात में मेरा सबमिशन है कि पहले करोड़ों लगा दीजिए और सरकार को करोड़ों कमवा दीजिए और उसके बाद अपने करोड़ों डुबा दीजिए। तो हकीकत ये है, हम बार बार इस बात को कर रहे हैं, आप कार्रवाई कर रहे हैं। उस समय के जो अधिकारी थे, उस समय के जो विभागीय मंत्री थे, उन पर कार्रवाई करिए, उनको आरसी भेजिए, आप उसकी रिकवरी करिए। लेकिन जो आम जनता जो अपनी गाड़ी कमाई का पैसा लगाकर अपने जीवन में एक आधा मकान खरीद पाता है, उनको गिराने पर क्यों तुले? हमने तो बार बार कहा कि देश के कानून इसीलिए बनते हैं कि जो देश के हित में, लोगों के हित में हो।
आप लोगों का घर गिराकर कौन शहीद करना चाह रहे हैं भैया? अरे आप करिए ना कार्रवाई, कौन मना कर रहा है? उनकी रिकवरी कर लीजिए, उन अधिकारियों की कर लीजिए, उनकी जमीन जब्त कर लीजिए। उस समय शासन में बैठे जो लोग थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से लेकर या नीचे तक या मंत्री तक, जिसको भी करना है करिए, लेकिन उस गरीब आदमी का घर गिराने क्यों तुले? आपको गिराने में तोड़ने में बड़ा मजा आता है। अरे कभी कभी जोड़ने की भी बात करो, बनाने की भी बात करो, और जिन पर कार्रवाई करनी उन पर आप करेंगे नहीं। आप उन पर कार्रवाई करते, एक मिसाल पेश करते, ताकि आने वाले समय में कोई हिम्मत न जुटा पाता। अवनीश जी, जैसे चिंता ना करो, माफियाओं पर भ्रष्टाचारियों कार्रवाई पे की जा कार्रवाइयां रही हो है, रही हैं। उस दौरान जो कार्रवाइयां हो अधिकारी रही हैं, हैं, इन्होंने इसलिए सब बातें हो रही सारी हैं। चीजें और करवाई जब कार्रवाइयां नहीं होती थी उनके तो खिलाफ भी तो भ्रष्टाचार को कार्रवाई अवैध काम करवाइए करने ना, वालों को लगातार तो बढ़ावा करवाइए मिलता उनकी संपत्ति को, जिन्होंने पूरा उन पर ऑर्डर भी दिया। कार्रवाइयां होगी। हमने बताया ना कि एक भी अपराधी, एक भी अवैध काम करने वाला भ्रष्टाचारी किसी सूरत में नहीं बच पाएगा, चाहे वो कितना बड़ा हो, चाहे कितना असरदार हो। ये किसी भी सूरत में नहीं बच पाएगा। भ्रष्टाचार को अगर सख्ती से उसकी गलती आप बायर्स को सजा क्यों दे रहे हैं? माफियावाद उसके गलती की आप बायर्स को सजा क्यों जवाब दे रहे देते हैं? हैं आप, क्रेता बहुत को अच्छे क्यों तर्क सजा दे होते रहे हैं हैं? आपके पास। और क्यों कैसे क्रेता ही चीजों सौदा, को विक्रेता क्यों लिपापोती नहीं कर सौदा? देते हैं। भ्रष्टाचार बर्दाश्त ठीक है। नहीं करेगी ठीक और है। भ्रष्टाचारियों को संरक्षण भी नहीं। कपीश जी, देखिए, बहुत स्पष्ट सी बात है। मैं क्योंकि एक विधि को अप्लाई करता हूं, मैं देख रहा हूं विनियमितीकरण का इनके यहाँ पूरा नियम है और ये विनियमितीकरण भी कर सकते हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि जो लोग जिम्मेदार हैं उनको जेल भेज दीजिए, उन पे शस्त्र लगा दीजिए, और जो बिल्डर है उसके ऊपर आप शस्त्र लगा दीजिए, उसका विनियमितीकरण कर दीजिए बिल्डिंग का। कुछ मॉडरेशन अगर आप कराना चाहते हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से, तो उस बिल्डर से इसको करवा दीजिए। लेकिन बायर्स ने खरीद लिया, अब आप उनका घर उजाड़ दोगे। आदमी जीवन भर की संपत्ति बना, अपने एक मकान को बनाने के लिए पूरा का पूरा जीवन दे देता है। जब आप रश्मि पूरा जीवन काम कर लोगी तो आप एक मकान भर का पैसा बचा पाओगी, शायद बड़ी मुश्किल से, या हो सकता है आप लोन लेकर के करो। हम सारे लोग जो बैठे एक गरीब परिवार के लोग हैं, एक लो मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लोग हैं। हम लोगों से पूछिए कि अगर एक बार आपका मकान कोई ध्वस्त कर दे तो जीवन में आत्महत्या के अलावा कोई चारा नहीं बचता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूं इस हैवानियत भरी सरकार से कि ये तोड़ने की राजनीति खत्म करो, ये सस्ती लोकप्रियता खत्म करो। अरे उन लोगों का क्या दोष जो बेचारे उसमें संलग्न नहीं थे? अगर नक्शा पास बिल्डर ने नहीं कराया तो बिल्डर पे कार्रवाई करो, उनको जेल भेज दो, विनियमितीकरण लगाओ, उसकी संपत्ति के अंदर जो है शस्त्र लगा दो। लेकिन कम से कम बायर्स को छोड़ दो मेरे भाई, पूरे का पूरा जीवन लगा करके पैसा कमाया था, उससे खरीदा था। शर्म नहीं आती है आप लोगों को इस तरह का कार्रवाई करते हुए? आपको कभी आत्मा गवाही नहीं करती कि जिस देश की जनता ने, जिन लोगों ने आपको चुना है, आप उन्हीं के खिलाफ काम कर रहे हैं और मोटा माल कमा रहे हैं बिल्डर से? तो ये सब छोड़ दो। भ्रष्टाचार मानवता का नष्ट करके जो है वो भ्रष्टाचार नहीं किया जाना चाहिए। अंशु जी, आपका एक सवाल, उसके बाद अवनीश जी आप जवाब दीजिएगा। अंशु जी, आपका एक सवाल ले लेते पहले। देखिए, अभी हम लोग उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, उत्तराखंड में भी भाजपा की सरकार। हाँ। इनके पूर्व मुख्यमंत्री हैं तीरथ सिंह रावत। उन्होंने सार्वजनिक रूप से बयान दिया है कि उत्तराखंड में कोई भी काम 20% कमीशन दिए बिना नहीं होता, और मुझे कहने में कोई हिचक नहीं होती कि हमारी सरकार, ये भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं हाँ। कि किस तरीके से भ्रष्टाचार फैला है। जहां भारतीय जनता पार्टी है, जहां कमल है, वहां भ्रष्टाचार है, वहां बलात्कारी है, वहां कीचड़ है। ये जान लीजिए, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे कर्नाटक हो, कहीं भी हो, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार। एक चीज बता दें, 25 करोड़ की दवाएं पकड़ी गई। डीसीएम साहब खूब घूम घूम के फोटो खिंचा रहे थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर शॉर्ट में डीसीएम खूब घूम घूम के फोटो खिंचा रहे थे। 25 करोड़ की दवाएं पकड़ी गई एक्सपायरी डेट वाली। क्या हुआ उसमें? अरे सभी जानते हैं साहब कि सेटलमेंट हो रहा है। जनता को मूर्ख मत समझिए, सब समझती है जनता। आप हिंदू मुस्लिम करके मुद्दे दबाना चाहते हो, दबा नहीं पाओगे, क्योंकि आप भ्रष्टाचार कर रहे हो। सरकार आपकी है तो भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? अगर भ्रष्टाचार ना हो रहा तो सड़क बनती ना, स्कूल भी बनते ना, बंद तो नहीं रहे। कमल कीचड़ में खिलता है। ठीक है, कपिल जी हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष जी 30 सेकंड में इसका जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं कपिल के पास जाऊंगी। और शुद्ध पानी में कमल खिल गया है। और कीचड़ जो पूर्ववर्ती सरकारों ने, पूर्ववर्ती विपक्षी दलों ने, जिनके शासनकाल में जो कीचड़ था उसमें कमल खिल के आया है। कब तक पूर्ववर्ती चलाएंगे साहब? की नीतियों, नियत और नेतृत्व समझा है
और ये जो कह रहे हैं कि जनता सब जानती है, जनता जान गई है। ठीक है, इसलिए कपिल भी भारतीय हमारे जनता साथ पार्टी को मौजूद है। अभूतपूर्व प्यार कर रही है। और बहुत सारे तर्क जिनको भी नहीं प्यार आप करा सुन रहे हैं, उनको डिबेट में सत्ता आप से बाहर मौजूद कर हैं, दिया लेकिन गया। बड़ी बात और यह है कि कपिल अब जी जो आगे कह क्या, रहे हैं, क्योंकि शर्म फिलहाल तो कपिल जी स्टे की लग चुका है, पार्टी के लेकिन अभी नेतृत्व बहुत ज्यादा लंबा वक्त तो उनको दिया आने नहीं चाहिए गया है, कि कल तक का कार्यकाल वक्त में दिया गया है, भ्रष्टाचार और की पोल विधि लगी और पनपी। सम्मत जो 5 चीजें साल हैं का वो ऐसा कैसे इन कार्यकाल तमाम था कि चीजों पर जनता लागू ने होंगी। उनका मुंह कपिल, देखना बंद कर दिया, उनके गढ़ उजड़ गए, उनके गढ़ों से उनमें समाजवादी कपिल, आप- पार्टी की बिल्कुल हमेशा से देखिए, उजड़ कर आज रात काम रोकने का आदेश हुआ है। जो तमाम अधिकारी थे उन्होंने काम रुकवा दिया है फिलहाल, और अभी भी यहाँ पर पीएसी तैनात है, जो पुलिस बल है वो बिल्डिंग को घेर के रखी हुई है। जो बायर्स यहाँ पे खड़े थे उन्हें हटा दिया गया है। तो जिस तरह से लगातार यहाँ पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही थी, अब उसे फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। देखिए, इस पूरे जो अवैध निर्माण में फायदा होता है वो दो लोगों को होता है, एक बिल्डर को और एक संबंधित विभाग के अधिकारियों को। क्योंकि जब बिल्डर फ्लैट बनाता है तो कहीं ना कहीं जो संबंधित विभाग होता है उनके अधिकारियों से उनकी साठगांठ होती है, तब इस तरह के अवैध निर्माण हो जाते हैं। और जब अवैध निर्माण होते हैं तो उन्हें बेचा जाता है। उसमें पिस्ता बायर्स है जो अपनी गाढ़ी मोटी कमाई उसमें लगाता है। उसके कुछ साल बाद उन्हें पता चलता है कि वो जो इमारत में उन्होंने फ्लैट लिया है वो अवैध है और सरकार उसे तोड़वाएगी। जो अधिकारी हैं वो आदेश जारी कर देते हैं कि वो बिल्डिंग गिरेगी। तो इसमें जो नुकसान होता है उन बायर्स का होता है जो अपनी गाढ़ी कमाई इसमें लगाते हैं। बिल्डर और जो संबंधित अधिकारी हैं वो तो अपना काम करते हैं और उनको फ़ायदा पहुंच जाता है, नुकसान बायर्स को होता है। तो अब देखना ये होगा इस पूरे मामले में क्या फैसला आता है। कल सुनवाई होनी है, सुनवाई में क्या कुछ निकल के आता है, क्या स्टे इस पे लगेगा या जो रिकवरी है वो रिकवरी कैसे होगी, जो बायर्स हैं उन्हें उनका पैसा कैसे मिलेगा, जो जब निर्माण हुआ निर्माण के दौरान कौन कौन लोग इसमें सम्मिलित थे, कौन अधिकारी था, क्या था, ये तमाम चीज़ों की जांच होगी। उसमें कौन आरोपी साबित होता है, कैसे इतना बड़ा निर्माण इतनी घनी बस्ती में बन गया, कैसे अप्रूव हो गया, 5 मंजिला इमारत बन गई, 42 फ्लैट बन गए, उसमें से 36 बिक भी गए। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो बायर्स हैं उनका क्या होगा, जो उनको नुकसान हुआ है, जो उनका पैसा गया, उनकी जो जमा पूंजी गई है, उनको किस तरह से जुड़ा हुआ ये जांच का विषय है। और मुझे लगता है इसके हर एक बिंदु पर बहुत तरीके से जांच होनी चाहिए। फिलहाल कपीश का संपर्क हमसे टूट गया है। कपिल हमारे साथ मौजूद हैं, अंशु जी भी मौजूद हैं इस चर्चा में। अंशु अवस्थी जी, मैं आपके पास आऊंगी, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? लेकिन मैंने अपनी रिमार्क में यही बात कही कि उनके प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाए और उनको रिलीफ दी जाए, क्योंकि हमारा मकसद जो लोगों की मानवीय संवेदनाएं हैं, उनकी जो मानसिक पीड़ा है, उनसे उनको दूर करके उनको सुकून, उनको आराम देना। और हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि आप भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करिए, लेकिन उन लोगों पर मत करिए जिन लोगों ने अपनी गाढ़ी कमाई से, अपने पूरे जीवन की कमाई से अपने बच्चों के भविष्य के लिए पैसे वहां पर वो किया। अभी भी लखनऊ में तमाम से निर्माण चल रहे हैं, कम से कम उससे सबक लेते हुए इतना ही कर दीजिए कि जो अवैध बिल्डिंग है उनका प्रॉपर नोटिफिकेशन कराइए, कोई वेबसाइट बनाइए जिसमें लिखिए कि ये अवैध, इसमें मत लीजिए आप। कम से कम कुछ तो करिए। कोई आपके पास ब्लूप्रिंट है ही नहीं, क्योंकि सरकार और मंत्री और विधायकों में ही आपस में संवाद और सामंजस्य नहीं है। आप बार बार कहते हैं मोदी योगी, अब मोदी योगी। अरे भाई, मुख्यमंत्री जी को पैदल दौड़ा दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी, तो उनके बीच में संवाद नहीं है। जब एक गाड़ी में पीछे खाली सीट पड़ी, मुख्यमंत्री जी पैदल दौड़ रहे हैं, कहीं गुजरात के मुख्यमंत्री पैदल दौड़ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं इसे जनता बेचारी भी पैदल दौड़ रही है और ये सरकार अपने आप आगे भागती चली जा रही है। अरे कम से कम जनता के बारे में सोचिए। आपके अहंकार उचित नहीं, जनता के बारे में ना कार्यकर्ता है, ना नेता का सम्मान है। जहाँ उधार के नेता लाने पड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व बहुत मजबूत है, कहीं कोई संवाद नहीं है, बेहद अच्छा संवाद है और सब में तालमेल बेहतर है। भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी पार्टी, पूरी सरकार एकजुट है। भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाइयां हो रही है, वक्त में बौखलाहट हो रही है, संरक्षण देने वालों के पैदल जा रहे हैं। अरे वो एक मठ के पुरुष महापुरुष भी हैं, वो आप भी कहते हैं कि वो योगी है, आप उनको पैदल दौड़ाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में एकजुटता है, कोई मतभेद नहीं है, सारे एकजुट हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और पूरे जीवन की कमाई लगाया को संभालिए। भारतीय जनता तो पार्टी आपको कैसा लगेगा? जनता भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व बखूबी करता है और जनता के बीच हम रहते हैं, जनता का प्यार हमारे साथ है और जनता के साथ हम रहेंगे।
ठीक है। लेकिन अवनीश जी, बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में ना जाने ऐसे कितने अवैध बिल्डर्स होंगे, जाने कितनी ऐसी अवैध बिल्डिंग्स होंगी, और ऐसे बिल्डर्स पर जो अवैध बिल्डिंग या पूरी बिल्डरशिप वो क्रिएट करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ भी कड़े कदम उठाने होंगे आपको, पर कतरने होंगे आपको। देखिए, कार्रवाइयां हो रही हैं। जो अपराधी को संरक्षण दे रहा है, जो भ्रष्टाचारी को संरक्षण दे रहा है, सरकार उन पे बड़ी गंभीर है। जांच करके बिल्कुल विधिवत कार्रवाइयां हो रही हैं और सख्त से सख्त कार्रवाइयां हो रही हैं। इसीलिए भ्रष्टाचार पे, अपराध पर, कानून व्यवस्था तोड़ने वालों पर, गुंडों पर, दबंगों पर, माफियाओं पर लगाम कसती जा रही है। ये जो योगी मॉडल है सुशासन का, ये अन्य प्रदेशों में भी लागू हो रहा है और इसी का नतीजा ये है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बहुमत के साथ आई है। आप जानिए, कपीश जी हमारे साथ मौजूद हैं। कपीश और अंशु जी दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। कपीश जी, अवनीश जी कह रहे हैं कि ये योगी मॉडल है जो दूसरे प्रदेशों में लागू हो रहा है और कार्रवाइयां हो रही है, फिर ऐतराज क्यों है? क्या योगी मॉडल जो है वो हैवानियत भरा है? अरे जिसने भ्रष्टाचार किया उस पर कार्रवाई करो। बायर्स ने अगर उन मकानों को खरीदा हुआ है तो आप उसको क्यों तोड़ रहे हो? उनके जीवन की कमाई क्यों छीन रहे हो? किसी का परिवार आपको अच्छा नहीं लगता, कोई आदमी आगे बढ़े आपको अच्छा नहीं लगता। जब एलडीए के अंदर इस बात का कानून है कि विनियमितीकरण किसी भी उसका किया जा सकता है, नक्शा पास करवाया जा सकता है, तो अब से आप नक्शा पास कीजिए और उसका विनियमितीकरण कीजिए, उस पर शस्त्र लगाइए जितने साल उसने अवैध तरीके से इस भवन को बनाया है। लेकिन आप बायर्स की कमाई छीन लें, आप बायर्स का बिल्डिंग गिरवा दें, आप बिल्डर को जेल भेजिए, आप एलडीए के अधिकारियों को जेल भेजिए। इसके लिए कौन आपको रोक रहा है? कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन आप क्रेता को ही दंड देने का काम कर रहे हैं जो इनोसेंट है। और मैं दूसरी बात आपको कह रहा हूं कि जब एक्ट में प्रावधान है, एक्ट आप विधानसभा से ही पास हुआ है और बना है, विशेष शक्तियां जो है विकास प्राधिकरणों को दी गई हैं, उसमें विनियमितीकरण का भी है। देखिए, बड़ी बात इनको कानून से मतलब नहीं है, कानून सम्मत बात नहीं करते हैं और ये हमेशा दूसरों पर आरोप लगाते हैं। इनोसेंट अधिकारी अपने आप को बता रहे हैं, इतना इनोसेंट बता रहे हैं, इस पर विश्वास कैसे किया जाए? नहीं, विश्वास करने की तो बात ही नहीं है। अरे कोई 8 साल तक बिल्डिंग बनती रही, 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, मान लीजिए कोई अंदर न्यू में काम चल रहा हो तो ठीक है, वो सामने नहीं दिखाई देता है। लेकिन जब बिल्डिंग 1 मंजिल से दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल चढ़ती है, तब तो वो तो सभी के नजर में आ जाती है, कहां तक छिपा करके रखिएगा। तो ये तो खाली कहने वाली बात है। और मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं इस सरकार से कि आपको जनता ने चुना है, जनता के लिए काम कीजिए, भ्रष्टाचारियों के लिए काम मत कीजिए। भ्रष्टाचारियों को जेल भेजिए, एलडीए के उन अधिकारियों को जेल भेजिए, बिल्डर को जेल भेजिए, बिल्डर को शस्त्र लगाइए और रेगुलराइज कीजिए उसके नक्शे। रिलीफ देने के लिए सरकार है। न्यायालय तो आखिरी माध्यम होता है किसी से रिलीफ पाने का, और न्यायालय के अंदर जब ये कपिल हमारे साथ मौजूद हैं। ठीक है कपिल जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी, आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही, उसे दुरुस्त करवाने की कोशिश। और कपिल हमारे साथ मौजूद है। कपिल, आपके पास कोई और अपडेट? आपको आवाज मिल रही है कपिल? ठीक है, फिलहाल इन दोनों से संपर्क नहीं हो पा रहा। अवनीश जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अवनीश जी, लेकिन बड़ी बात यह है, भ्रष्टाचार का खेल हो रहा है, अफसरों का मेल जारी है। देखिए, आप लोग चाबुक चलाते भी हैं बीच बीच में, लेकिन बड़ी बात यह है कि ऐसे लोग जो हैं, अधिकारी हैं, साठगांठ है, वो बायर्स पर बहुत भारी पड़ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है भ्रष्टाचार खत्म। और भ्रष्टाचार जब खत्म होता है तो कुछ कार्रवाइयां, कुछ परेशानियां भी होती है। और भारतीय जनता पार्टी का कतई मकसद आम आदमी को परेशान करना, गरीब आदमी को परेशान करना नहीं है। और ये जो पर्टिकुलर मसला है, ये कोर्ट के पास चला गया है। कोर्ट में अगर जरा भी गुंजाइश होगी, जो रियायत देने की बात होगी, वो बायर्स को दी जाएगी, परंतु भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाइयां होगी, उनको संरक्षण देने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों पर भी कार्रवाइयां होगी। ये योगी सरकार का संकल्प है। योगी सरकार अपने भ्रष्टाचार विरोधी अभियान को लगातार जारी रखे। ठीक है कपिल जी, एक रिएक्शन। अवनीश जी कह रहे हैं कि योगी सरकार इस मॉडल को अपनाएगी और भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐसी कार्रवाइयां करेगी। कपिल जी, कंप्लीट कीजिए।
देखिए, मैं इस बात को कह रहा हूं और बार बार इनसे निवेदन कर रहे हैं कि आप भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध जितना हो आप कार्रवाई कीजिए, आपको कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन जो दोषी उसके खिलाफ कीजिए ना। बायर थोड़ी दोषी है। और आपके एलडीए एक्ट के अंदर प्रोविजन है विनियमितीकरण का नक्शे के। नक्शा सस्ती लगा करके पास किया जाता है और मॉडर्नाइज किया जा सकता है। ये बिल्डर को कराना होगा, बायर्स को नहीं कराना होगा। रहम कीजिए, रहम। और आप रहम नहीं करना जानते हैं। आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी है। आप भ्रष्टाचारियों को जेल भेजिए, लेकिन बायर्स के साथ खड़ा होने के लिए सीखिए। आप कह रहे बार बार कोर्ट का ऑर्डर दे रहे। मैंने आपसे पहले कहा कौन है? बायर्स सुन ले, मैं तो उसी लिए बैठा हूँ आपको समझाने के लिए कि कहाँ पर लीगल इथिक्स किस तरीके से देखी जाती है। बायर्स गए हैं, रास्ते साफ होंगे, बिल्डर नहीं गया है, पीछे नहीं हटेगी, सरकार नहीं गई है। भ्रष्टाचार को कैसे, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि बायर्स को आप राहत दे सकते हैं। ये सरकार के हाथ में है। आप चाहिए तो विध्वंस की कार्रवाई रोक लीजिए। कोर्ट ने आपको विध्वंस करने का आदेश नहीं दिया, इसलिए जनता को भ्रम में मत डालिए। आप क्यों कानून के विरुद्ध बातें कर रहे हैं? आप जनता के सेवक हैं या जनता को लूटने वाले हैं? आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, वक्त की बेहद कमी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो बायर्स हैं, जो आवंटी हैं, उनका अपना हक जरूर मिलना चाहिए, उनको अपना आशियाना मिलना चाहिए, क्योंकि खून पसीने की गाढ़ी कमाई इस तरह से व्यर्थ ना हो, किसी की बर्बाद ना हो। कुरुक्षेत्र में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए।